नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात करते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार चला हुआ है और अब इन दिनों में किसानों की बातें जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया को ही किसानों ने अपना जरिया बनाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया हमारे साथ में है, उन्होंने जो टीवी चैनल की अगर हम बात करें तो उनका सीधा बहिष्कार किया है, बैनर लगाकर उनका विरोध किया है, तमाम तरीके की बातें हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 महीने से ज़्यादा सरकार के जो बिल पास किए गए सरकार के द्वारा, उनके विरोध में किसान सड़कों पर बैठे हैं और लगातार सरकार से बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच 10 दौर की बात सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है, लेकिन हर बार बात विफल रही है और अब की बार तो सरकार ने साफ कर दिया है कि बातचीत टूट गई है। वहीं आपको बता दें कि जो आखिरी दौर की जो बात थी, सरकार ने किसानों से कहा था कि हम इस बिल को 1 साल के या 2 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, इस पर एक कमेटी बना सकते हैं। और कमेटी बनाने के साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे देंगे, लेकिन किसानों ने कुछ भी नहीं सुना है और उनका कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में बता दें कि किसानों के आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की, जो कि काफ़ी लंबे समय से सोशल एक्टिविटी कर रहा है। और ऐसे में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ताराराम मीना जी के द्वारा जितने भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के पड़ाव डले हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम भी लगा दी है। और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मीना जी का कहना है कि जो ये बिल पास किए गए हैं, इसके विरोध में जो किसान बैठे हैं, हम किसानों के साथ में हैं। वहीं आपको बता दें कि ताराराम मीना का कहना है कि जिस तरह से जो किसान अनजाने में मोदी को और अमित शाह को गालियां दे रहा है, असल में जो कार्य हो रहा है वो नागपुर में बैठे आरएसएस के मुख्यालय से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ताराराम मीना ने और भी अन्य कई ऐसी बातें बताई जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा, इसलिए आइए दिखाते हैं आपको बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे ताराराम मीना, जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अध्यक्ष है। उनका क्या कुछ कहना है इस बिल को लेकर के, भारतीय संविधान को लेकर के, आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर है हम, और लगातार किसानों की अगर हम बात करें तो किसान एकजुट होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज 24 तारीख है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड यहाँ से होने वाली है। और आप मेरे पीछे इधर जेसीबी लगाकर प्रशासन झुक गया है कहीं ना कहीं किसानों के सामने, और जो रास्ता उन्होंने रोका था वो खुद अब जो दिल्ली पुलिस है वो हटवा रही है। पीछे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मेरे साथ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएमएस के, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के, जो कि बाड़मेर से अपनी टीम के साथ में आए हैं। और वो लगातार यहाँ पर बहादुरगढ़ की बात करें, शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डरों पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं। और वो भी समय समय पर हर बॉर्डर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, किसान भाइयों से मिल रहे हैं और बहुत दूर से ये आए हैं। और इनका क्या कुछ कहना है बिल को लेकर के और अन्य तमाम बातें हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे जानकार हैं, इतिहास के भी जानकार हैं। और जिस तरह से जो भारत देश के अंदर जो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही है, जो पर्दे के पीछे बैठकर काम कर रही है, उनके बारे में भी इनको बहुत अच्छी नॉलेज है और उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी। सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो किसान बिल है, इसको लेकर के सरकार ने हठ धर्म अपनाया हुआ है, इतनी भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, अपने बच्चों को, बीवी को, अपनी बहन बेटियों को लेकर के सड़कों पर बैठा है, सरकार मान नहीं रही है। सर, क्या कहोगे इस बारे में? ऐसा है ना, इन बिलों के बारे में अगर हम कहें तो ये बिल जो अभी है ये किसानों की ज़मीन कॉरपोरेटर को देने के बिल हैं, और उसके लिए सारे हथकंडे जो भी अपनाए जा रहे हैं वो सारे रास्ते अपना करके उनका कुल मिला करके इरादा जो है वो ज़मीन जो है कॉरपोरेटर को देने का है, किसान को फिर से खेती और मजदूर बनाने का उनका इरादा है। और ये सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं हुआ था, ये भारतीय संविधान के अंदर देखें तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के खंड 1 में उपखंड F के अंदर भारतीय किसानों को कृषि का मालिकाना हक मिला था।
यानी कि जो ज़मीन जिसके पास जितनी जोतता था उसका वो मालिक होगा, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया था। लेकिन उसके बाद में इन लोगों को जो ये पता था कि भाई इनको ज़मीन का मालिक नहीं बनाना है, और ज़मीन का मालिक बन जाएंगे तो ये आत्मसमर्पण निर्भर हो जाएंगे, और आत्मनिर्भर अगर होंगे तो ये हमारे गुलाम नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने उसी समय से ये इरादे बना लिए थे कि हम लोगों को इनकी ज़मीन को हड़पना है। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में अमेंडमेंट किया, और उसमें संशोधन 46वां, जिसको अमेंडमेंट 46 कहते हैं, उसके तहत उन्होंने 1978 के अधिनियम 2 के तहत 20 जून 1979 को ये अधिकार किसानों से छीन लिया और वहाँ की राज्य सरकारों को दे दिया। उन लोगों ने ज़मीन का जो मालिक था किसान, उसको खातेदार बना दिया, और खातेदार बना करके उसका भूधारक जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बना दिया। तो वहाँ से ही इनका अधिकार तो छीन लिया गया था। लेकिन उस समय किसान इतने जागृत नहीं थे और समझ रहे थे चलो हम किसान खातेदार तो हैं ही हैं। लेकिन खातेदार का मैं कई बार लोगों को उदाहरण दे करके समझा चुका हूँ कि ये जो है खातेदार का मतलब क्या होता है। खातेदार का मतलब होता है जैसे बैंक में आपका अकाउंट है, आपके बैंक के अकाउंट में चाहे 500 रुपये है चाहे 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसके खातेदार हैं, मालिक नहीं है। इसी तरीके से हम भूमि के खातेदार हो गए, मालिक से हमारा अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद में उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि कहीं किसान जाग ना जाए। धीरे धीरे उन्होंने खातेदार को काश्तकार बनाया, काश्तकार से अब उन्होंने कब्जेदार बना दिया, और जब कब्जेदार बन गए तो अब कब्जा हटा करके उनका कब्जे से मुक्त करके ये ज़मीन कॉरपोरेटर को देनी है, जो पूंजीपति हैं उनको देनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी सामंतवाद दोबारा चलने वाला नहीं है। सामंतवाद के बारे में लोग पहले ही जान चुके हैं कि पहले सामंतवादियों के पास में ज़मीन हुआ करती थी, आज उन्होंने संविधान के माध्यम से किसानों की हो गई, तो वो वापस अब ज़मीन जो है सामंतवादियों को दे नहीं सकते, क्योंकि किसान जानता है इसके बारे में। तो किसान की दूसरी तीसरी पीढ़ी है, लेकिन वो सामंतवादियों के बारे में अच्छी तरह जानता है। इसलिए उन्होंने नया तरीका निकाला कि अब सामंतवाद न ला करके पूंजीवाद लाया जाए, और उन्होंने पूंजीवाद के माध्यम से ये ज़मीनें कॉरपोरेटर को देने का, उनके हवाले करने का फैसला किया। तो अब इन्होंने जो बिल यहाँ कानून बनाए हैं, वो बिल सिर्फ और सिर्फ ज़मीन कॉरपोरेटर के हवाले करने का है, यानी मालिकाना अधिकार तो हमारा पहले ही छीन लिया गया था। क्योंकि ये जब कब्जा खाली करवा करके उनको देने का प्रावधान शुरू हुआ, तो हमारे किसान भी अब पहले वाले किसान नहीं रहे हैं जो इतने जानकार नहीं थे या पढ़े लिखे नहीं थे। अब तो हमारे किसान भी पढ़े लिखे हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, कईयों के बच्चे जो है एजुकेशन में आगे बढ़ गए हैं। तो ये जानकारी उनको हो गई कि अभी हमारे साथ में धोखा हो रहा है। तो इसका जैसे ही पता चला, इन लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की, और आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई। मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसकी पहल की, और उसके बाद में उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं करता हूँ कि जब पंजाब के लोग 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो हरियाणा पुलिस ने, खट्टर गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन हरियाणा के भाइयों ने साथ दिया, और साथ देकर उन्हें कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हक और अधिकार आपके भी हमारे भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी किसान हैं उन सबके अधिकार हैं। इसलिए सेकेंड फेज़ में जो हरियाणा के लोगों ने साथ दिया, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, फिर राजस्थान के लोगों ने साथ दिया, और 22 दिसंबर को हमने हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला किया। क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ अन्नदाताओं का नहीं होना चाहिए, ये प्रत्येक अन्न खाता का आंदोलन होना चाहिए। समस्या अन्नदाताओं के ऊपर आने वाली है, वो तो आ ही गई है। अब आगे वाली समस्या जो है वो अन्न खाताओं पर आने वाली है। जो आज 20 रुपये किलो गेहूँ, 25 रुपये किलो गेहूँ चावल खरीद कर खा रहा है, उसे 100-200 रुपये तक भी देना पड़ सकता है 1 किलो का। तो ये जो उनकी समस्या है, इसको लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ, तो हमने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। पूरे देश के अंदर तमाम तबकों को हमने, मजदूरों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, स्टूडेंट्स को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, आम आदमी को इसका हिस्सा बनाया। आज ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। और जिस तरीके से सरकार की हठधर्मिता की आप बात कर रहे हैं कि सरकार इस तरीके से हठधर्म बनाए हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, इसके बारे में आपको बता दूं कि जिन लोगों का इरादा 70 साल से था, जिनका प्लानिंग 70 साल से था, 70 साल से जो लोग चाहते थे कि हम लोग इनकी ज़मीन को हड़पेंगे, क्या वो अपने इरादे को बदल सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले ये कारनामे करते ही नहीं, या काले कानून लाते ही नहीं। अब लाए हैं तो वो हर सूरत में उसे बनाए रखना चाहेंगे। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बिल लागू रहे, और ये जो किसान है ये भूमि से वंचित हो जाएं और भूमिहीन हो जाएं, और अपने ही खेत पर मजदूर बन करके मजबूर बन जाएं। ये उनका इरादा है। इसलिए वो इसको वापस नहीं ले रहे हैं, और वापस लेने के नाम पर वो बिल्कुल ही अड़े हुए हैं। अब मामला आया कि 26
नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था और 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में अपने साथ शक्ति प्रदर्शन करना है, यानी अपनी ताकत दिखाना है कि पूरा देश हमारे साथ में खड़ा है। तो यहाँ एक प्रोग्राम बनाया, किसान नेताओं ने प्रोग्राम बनाया कि हम जो है ट्रैक्टर मार्च 26 तारीख को निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो गणतंत्र की लोगों को जानकारी ही नहीं है। गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है जनता का राज। अगर देश में जनता का राज है तो गणतंत्र जैसा महापर्व मनाया जा रहा है। जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, इस देश के अंदर लोगों को अधिकार मिले, उस दिन को हर जगह गांव-गांव में, तहसील में, जिला मुख्यालय पर गांव के लोगों से रेडियो लगा करके अपील की जाती है कि कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। ऐसा मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ। मैं खुद भी लाइफ में टीचर रहा, 13 साल मैंने स्कूल में प्रोग्राम लगाए, उससे पहले मैंने स्टूडेंट लाइफ में प्रोग्राम देखे। हर प्रोग्राम में 26 जनवरी को लोगों को अपील करके बुलाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस उत्सव के अंदर, इस कार्यक्रम में भाग लें। लेकिन मैं पहली बार भारत के अंदर देख रहा हूँ कि वे लोगों को प्रोग्राम में आने से रोक रहे हैं। ये पहली बार हुआ है और इसका होने का कारण क्या है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका सबसे बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय ध्वज 1948 में 26 जुलाई को उसको अंतिम रूप दिया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारत का सर्वोपरि ध्वज है। और मैं दिल्ली से एक दिन गाजीपुर से निकल करके सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहा था, तो मुझे दिल्ली से रास्ता पार करना था। मेरी गाड़ी के आगे राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। एक पुलिस बाइक लेकर के पुलिस वाला मेरे पीछे आया और उसने मेरी गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोक करके उन्होंने कहा कि आपको ये ध्वज उतारना पड़ेगा। मैंने कहा भाई क्या बुराई है, ये ध्वज तो राष्ट्र का ध्वज है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी पे लगा है तो इसको क्यों आप उतरवा रहे हो? बोला हमें कुछ नहीं पता, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, हमें स्पष्ट आदेश है कि कोई भी ध्वज लगी हुई गाड़ी यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। चलो हमने भी उनकी बात को मानना पड़ा क्योंकि हमें आगे बढ़ना था, हमें ध्वज उतराया गया। लेकिन उस समय मैंने ये सोचा, मेरे दिल में एक ख्याल आया कि 1848 में जब राष्ट्र के ध्वज को अंतिम रूप दिया गया था, यानी मान्यता दी गई थी, उसी दिन आरएसएस के लोगों ने अपने मुख्यालय पर राष्ट्र के ध्वज को, जो आज का राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपने पैरों तले रौंदा था और कहा था कि हम इसको नहीं मानते, हम सिर्फ भगवा ध्वज को मानते हैं और मनुस्मृतियों को मानते हैं, हम जो संविधान बन रहा है उसको भी नहीं मानते। ठीक उसी तरीके से अब जो सरकारें गैर संवैधानिक कार्य कर रही हैं, लोगों को रोक रही है, लोगों के रास्ते बंद कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में आज दिन तक आंदोलन करने वाले लोगों ने रास्ते जाम किए हैं या रास्ते जाम करने का प्रयास किया है। लेकिन ये पहला आंदोलन है जिसके अंदर सरकारें रास्ता जाम कर रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई है? यहाँ संवैधानिक मामला है, संविधान के अगेंस्ट में काम हो रहा है, इसलिए सरकारें पूरी तरह संविधान के विरोध में जाकर के काम कर रही है। उन्होंने जिस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है संविधान के खिलाफ, उसके तहत हम देखें तो आज इस देश के अंदर पूरी तरह से संविधान को नाश्ताबूद किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू हुआ था, ठीक उसी दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठ करके आरएसएस के लोगों ने ये तय किया था कि संविधान हमारा नहीं है और हम इस देश में संविधान को लागू नहीं होने देंगे और ये जो अधिकार इन लोगों को मिले हैं, ये अधिकार इनको हम होने ही देने देंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर इस संविधान को लागू नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे और साथ ही साथ हम लोग इस मनुस्मृतियों को इस देश में लागू करेंगे। इसलिए आज वो संविधान से हट करके संविधान के दायरे से बाहर जाकर यानी संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं और किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनका एक तरह से कहा जाए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का हनन तो पहले से ही कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन जो है ये अब संवैधानिक आंदोलन बनेगा और जब ये संवैधानिक आंदोलन बनेगा, किसानों के जितने पड़ाव हैं, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये परमिशन मिली है, जैसा भी मिला है, ये हमारी एक औपचारिकता है कि हम लोग करेंगे। किसान भाई मार्च निकालेंगे, हम लोग उसके अंदर, हमारा संगठन अग्रणी रूप से काम कर रहा है, सभी बॉर्डर पर हमारी टीम लगी हुई है और जहाँ तक हो सकता है लोगों को संविधान के बारे में, अधिकारों के बारे में बताने का काम जारी है। ठीक उसी तरीके से 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होने के बाद में ये आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन अब संवैधानिक रूप धारण करेगा। अब प्रत्येक जो पड़ाव है या प्रत्येक जो मंच बना हुआ है हमारा, 8 से 10 मंच
मंच लगभग अभी तक पूरे देश में दिल्ली के चारों तरफ बने हुए हैं, जहां से किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वहां पर हम लोग संविधान के डेमो को, संविधान का प्रारूप वहां पर लगा रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत शाहजहाँपुर डिपो से, शाहजहाँपुर पड़ाव से की है, बॉर्डर से की है, और अब हम पूरे सभी जगह पर संविधान का डेमो लगाएंगे और लोगों को संवैधानिक जानकारी देंगे, क्योंकि जिन अधिकारों को छीना जा रहा है वे सारे अधिकार भारत के संविधान के अंदर है। इस तरीके से हम कहें तो यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस काम कर रहा है, आरएसएस जो काम कर रहा है, उस आरएसएस के पीछे जो मोदी का नाम लिया जा रहा है, मोदी कुछ भी नहीं है, मोदी जीरो है, मोदी एकदम से जीरो है, और न ही कोई यहाँ पर भाजपा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मोदी सरकार का नाम लिया जाता है, ये भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि कोई भी सरकार चुन करके आती है, चाहे पार्टियों के सहयोग से बने, मिलीजुली सरकार बने, चाहे एक तरफा किसी एक पार्टी की सरकार बने, उस सरकार का नाम होता है भारत सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है ना। पहचान के लिए केंद्र सरकार कहा जाता है, क्योंकि राज्यों में भी सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार डिफरेंस है, लेकिन जो एक नाम है उसका वो है भारत सरकार। यहाँ भारत सरकार न करके जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित किया गया था, प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बनाया गया था, उसी समय कहा गया था कि अब की बार मोदी सरकार जो गैर संवैधानिक है, यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग और संविधान को नहीं मानने वाले लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, वे लोग और आरएसएस के पीछे जिस विचारधारा का, जिस आइडियोलॉजी का काम है, जो एक वर्ग विशेष काम कर रहा है, उसका ये इरादा है कि इस देश में संविधान लागू नहीं हो और पूरी तरह से मनुस्मृतियों को स्थापित किया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम किसान हैं, आज किसान 75% सड़कों पर है देश का। अगर ओबीसी कहा जाए तो ओबीसी को डिफरेंस करें तो 52% से ज़्यादा है, वो सड़कों पर है। एससी एसटी पहले से ही सड़कों पर है, माइनॉरिटी के लोग पहले से ही सड़कों पर है, और हर आदमी जो है सड़कों पर है और मांग कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर पूरा देश मांग रहा है, देश का 90% आबादी मांग रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है, तो आखिर देने वाला कौन है? इसकी पहचान हमें करनी होगी। सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी कि हे भोले किसान मेरी दो बातें मान, पहला बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। शायद उन्होंने दुश्मन की तरफ इशारा किया था, लेकिन बाद में दुश्मन को छुपा दिया गया और दुश्मन ही हावी होकर के जिस दुश्मन का इशारा किया था सर छोटू राम जी ने, वही दुश्मन हमारी छाती पर बैठ गया और इस संविधान को दबाने का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हमारा किसान जागृत हो चुका है, उसमें बोलने का दम भी आ गया है, लाउड स्पीकर लगा करके पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। साथ ही साथ अब हमारा किसान भाई जो है दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गया है, बहुत नज़दीक पहुंच गया है, और बहुत जल्दी उसके चेहरे को बेनकाब करेगा, और उसके चेहरे को जब बेनकाब कर देगा तो इस देश के अंदर जो असली दुश्मन है देश का, जो यूरेशियन है, वो एक्सपोज हो जाएगा। जो अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, वो एक्सपोज हो जाएगा। और जिस दिन एक्सपोज हो जाएगा, किसानों की जीत होगी, कोई डंके की चोट पर होगी, कोई रोक नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। देश लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में जिसकी संख्या भारी होती है, राज और सत्ता उसी का होना चाहिए, मगर यहाँ पर एक घुसपैठ के माध्यम से किसानों को गुलाम बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आप दुश्मन की बात कर रहे हैं, दुश्मन शब्द आप यूज करते हैं, और दूसरा आप कई बार बोल चुके हैं कि जो नागपुर से जो ऑपरेट होता है वो मेन चीज़ है, क्योंकि सरकार और जो मोदी की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक किस्म से कठपुतली का रोल कर रहे हैं। और दूसरा नागपुर का क्या मामला सर? देखिए, सरकार एक पावर है जिसका ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग, ठीक है ना। और सत्ता के लिए उन्होंने एक चेहरा आगे रखा हुआ है नरेंद्र मोदी, ठीक है, उसके पीछे एक चेहरा है अमित शाह, लेकिन मेन चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर क्या डिफरेंस है। दुश्मन की भाषा जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कौन दुश्मन है? इस देश के अंदर 9 नस्ल के लोग रहते हैं। जैसा कि हम आम आदमी बोलता है ना कि बेईमानी तो इनके खून में है, बेईमानी तो इनके ब्लड में है। अगर ब्लड में है तो कैसे है? क्योंकि ब्लड यानी डीएनए के आधार पर इस देश के अंदर 2 डीएनए के लोग रहते हैं, एक यूरेशियन डीएनए के लोग और एक भारतीय मूल के डीएनए के लोग। इन दोनों में डिफरेंस है डीएनए का, यानी खून का, यानी कि नस्ल का, यानी कि रेस का, वो डिफरेंस है। तो एक रेस के लोग जो हैं वो दूसरी रेस के लोगों को गुलाम बनाने के लिए नागपुर में बैठ करके आरएसएस संगठन के माध्यम से वे लोग एजेंडे अपने बनाते हैं और देश में लागू करते हैं। हमारे लोग, भोले भाले लोग, उन्होंने एक फॉर्मूला अपना रखा है हिंदू का, और हिंदू के नाम पर वे हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके उनका ही वो सत्यानाश करते हैं।
इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दो जो है दुश्मन और देश का वासी, ये स्वदेशी और विदेशी का मामला है, ये भारतीय और यूरेशियन का मामला है, ये जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर उच्च वर्ण और जिसको वो निम्न वर्ण कह रहे हैं उसका मामला है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो आंदोलन है अब तक जो आंदोलन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और बिल्कुल भी कोई कहीं पर भी कुछ भी नई समस्या अब तक आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं खराब करने के लिए कुछ ऐसे शरारती तत्व भी इस जो है आंदोलन में घुस चुके हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी क्योंकि दुश्मन का एक सबसे बड़ा हथियार है घुसपैठ। वो हमारा मित्र बन के हमारे अंदर घुसता है और अपने दुश्मन को यानी अपने ही लोगों को दो चार गाली निकालता है और उसके बाद में हमारा अपना बन करके हमारे बीच में से वो घुसपैठ करके अपना काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अभी 2 दिन बाद यानी परसों इस आंदोलन को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। जब 60-61 दिन इसको हो जाएंगे, इन 60-61 दिन में इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत क्या रही है? ठीक है, यहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे लोग, ठीक है ना, और इसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी शांति बनी हुई है, कितना जो है भाईचारा बना हुआ है और कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अपराध दिखाई नहीं दे रहा है। इस आंदोलन में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और कितनी महफूज हैं वो, यहाँ पर कितनी सुरक्षित हैं। शायद वो अपने घरों में भी इतनी सुरक्षित नहीं होगी जितनी कि इस आंदोलन में वो सुरक्षित हैं। ये एक आंदोलन का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इसका महत्वता है या इसका गुण है कि यहाँ पर हर व्यक्ति चाहे खाने से लेकर के रजाई ओढ़ने से लेकर के हर आदमी को दवाई से लेकर के कितना उसका ध्यान और ख्याल रखा जाता है। मैं तो हैरान तब था जब ये मैंने देखा कि यहाँ हमारे भाई सिख भाई जो है वो जूते पॉलिश करके दे रहे हैं और जूते पॉलिश करके जिसके हाथ में पकड़ा रहे हैं उसको बोल रहे हैं शुक्रिया। यहाँ मशीनें लगाकर कपड़े धो करके दे रहे हैं, प्रेस करके दे रहे हैं। इस आंदोलन में मैं समझता हूँ कि इस देश का असली रूप मुझे दिखाई दे रहा है। जो भारतीय संविधान के अनुसार देश बनना चाहिए था वो इन 60 दिनों में मुझे ये देश दिखाई दे रहा है, वरना इन लोगों ने तो इस देश की पूरी थू कर दी है। इस देश को दुनिया में बहुत ही नकारा और निकम्मा बता दिया है। जिस तरीके से एक व्यक्ति की वजह से जब देश का प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में थू होती है तो उसकी प्राइम मिनिस्टर की थू नहीं होती, उस देश की थू होती है। यानी इस प्राइम मिनिस्टर ने इस आरएसएस के इशारे पर और अपने उनके कठपुतली बनकर के जो काम किया है उसमें देश की गरिमा को धक्का लगा है। देश की गरिमा गिरी है, खाली जीडीपी ही नहीं गिरी है, खाली देश की साख ही नहीं गिरी है, पूरी दुनिया में देश बदनाम हुआ है ऐसे निकारे और नठल्ले आदमी की वजह से। मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस आंदोलन में भाईचारा बनाए रखा है, जिस तरीके से आज यहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जिस तरीके से इस आंदोलन में हमारे भाई सुरक्षित हैं, जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि न धर्म है न जाति है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, सिर्फ भारतवासी है, ये हमारे लोग भारतवासी बनकर खड़े हैं। मैं इन लोगों से अपील करता हूँ कि आंदोलन हमारा सफल हो जाएगा। सफल होने के बाद में भी यही भाईचारा हमारे घरों में जाने के बाद में भी बना रहना चाहिए। हमें इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि हमारे घर जाने के बाद, इस आंदोलन के सफल होने के बाद में भी हमारी बहन बेटियां इसी तरह सुरक्षित रहनी चाहिए जैसा कि इस आंदोलन में है। उसी प्रकार से हमारे भाईचारा, हमारा प्रेम और हमारा जो आपसी रिश्ता है वो बना रहना चाहिए। हम लोग इस जाति व्यवस्था और धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की तरफ आगे बढ़ने चाहिए, तभी हमारा देश दुनिया में महान होगा। इन बदमाशों को तो हम उखाड़ कर फेंक देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग सर छोटू राम जी के कहे अनुसार हम लोग दुश्मन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि हम लोग उसके गिरेबान तक हाथ डालने की तैयारी में है। जो किसान आज तैयारी कर रहा है इसे कमजोर समझना उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। जिस तरीके से हमने देखा कि 8-9 वार्ताओं में हमारे किसानों का उन्होंने टाइम किल किया, वो सोच रहे थे कि थक हार करके चले जाएंगे या फिर इनका टाइम किल करेंगे कि 26 तारीख की तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत समझदार लोगों की भागीदारी है, बहुत बुद्धिशाली लोगों की भागीदारी है। उन्होंने उधर वार्ता का क्रम भी जारी रखा और इधर अपनी तैयारी भी जारी रखी, जिसका झलक आप लोगों को 26 जनवरी को देखने को, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ किसानों का भाईचारा और ताकत इतनी बड़े पैमाने पर हो चुकी है कि उन लोगों को ये तक कहना पड़ा, क्योंकि उनका इरादा है कि बिल वापस तो लेना नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन उन्होंने किसानों को मूर्ख बनाने के लिए कहा कि किसी भी हालत पर हम लोग 2 साल 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं। लेकिन हमारे भाइयों को मालूम है कि एक बार अगर स्थगन होता है, एक बार स्थगन होता है तो वो रुक तो जाता है, लेकिन जैसे ही स्टे हटता है वो पुनः लागू हो जाता है, उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट में जाओ चाहे पार्लियामेंट में जाओ, अगर वहाँ स्टे लग गया, स्टे हटने के बाद में वो पुनः लागू होगा और उसका विरोध भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम स्टे में विश्वास नहीं करते, हम इसे वापस लेने में ही विश्वास करते हैं। जब तक बिलों की वापसी नहीं होगी तब तक इस घर वापसी नहीं होगी, ये इरादा किया। उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर किसानों को घुसने ही नहीं देंगे, कल उन्होंने इस तरीके से फैसला किया कि चलो ठीक है,
पुलिस परमिशन मिलेगी और घूमना, ये सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं कि इस आंदोलन की ताकत बन चुकी है। अब इन ताकत के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो इधर उधर के रास्ते ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी ये लोग झुकेंगे। इनका झुकना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर ये बताएं कि मीडिया का क्या रोल है, क्योंकि मीडिया जो है सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किसानों के साथ दिखती नज़र आ रही है, जो सही बात है वो दिखा रही है, लेकिन जो टीवी जो चैनल है उनका बहुत भारी विरोध जो है किसानों के द्वारा किया जा रहा है। हम भी जब कहीं पर जाते हैं तो हमें भी स्पेशल पूछा जाता है कि कौन से चैनल वाले हो, टीवी वाले हो या सोशल मीडिया वाले हो। सर इस पर क्या कहोगे? देखिए, मैं इसको कहना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरीके की भाषा मीडिया को लेकर के इस्तेमाल की जा रही है या फिर बनाई गई है कि गोदी मीडिया, ठीक है, या मोदी मीडिया या फिर मैनेज किया हुआ मीडिया, ये ना तो गोदी मीडिया है, ना मोदी मीडिया है और ना मैनेज किया हुआ मीडिया है। ये आरएसएस के द्वारा डेवलप किया हुआ मीडिया है। जितने भी चैनल हैं उनमें एक दो चैनल को छोड़ करके सारे के सारे चैनल उन कॉर्पोरेटर के द्वारा खड़े किए गए हैं, क्योंकि एक चैनल को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है, यानी अरबों रुपया होता है। अरबों रुपया खर्च करके कोई भी आदमी चैनल नहीं बना सकता। तो यहाँ पर उन्होंने चैनल जो अपने हैं वो डेवलप किए हुए चैनल हैं पूंजीपतियों द्वारा ही, और मामला जो पूंजीपतियों का आ रहा है, पूंजीपतियों के हित में जो बिल बने हैं तो वो गारंटी के साथ में किसान आंदोलन का विरोध करेंगे और उनका पक्ष करेंगे और बिलों को अच्छा बताएंगे। मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बता दूं कि सोशल मीडिया ही एक ऐसी हमारी आवाज़ है जिसने पूरे देश के अंदर हमारे किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी की, मजलूमों की जो आवाज़ उठाई है। लेकिन आज सोशल मीडिया में भी दुश्मन का एंट्री हो गया है। उनकी आईटी सेल पहले से चल रही है और उसके बाद में उन लोगों ने जो प्लान बना करके सोशल मीडिया अंदर घुसाया है, वो अंदर घुस करके हमारे अंदर की इन्फॉर्मेशन ले रहा है और इन्फॉर्मेशन ले करके दे रहा है। मैंने नेताओं से बात की, मैंने टिकैत साहब से भी बात की, मैंने योगेंद्र यादव जी से भी बात की और भी कई नेताओं से मैंने बात करके मिल करके कहा कि दुश्मन हमारे बीच में एंट्री कर चुका है। छोटे छोटे लड़के जिस तरीके से देख रहे हैं वो यहाँ आकर के आरएसएस को चार गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, अडानी अंबानी को भी बुरा भला कह रहे हैं और वो अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिश करके यहाँ के लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। विश्वास जीतने के बाद में वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, इस तरीके की तैयारी चल रही है। उनकी जो है घुसपैठ हमारे अंदर हो चुकी है। मैंने लोगों से कहा है और उनको आगाह किया है कि आप किसी भी कीमत पर इससे अलर्ट रहें, और यही हमारा जो संदेश था उसके तहत सिंगू बॉर्डर पर परसों एक शख्स को जो पकड़ा गया, जिसका जिक्र अभी यहाँ मंच पर से भी हो रहा था। इस तरीके के बहुत सारे लोग जो है इस आंदोलन को सैबोटेज करने के लिए बीच में उतार दिए गए हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे हित में आए हैं, हमारे पक्ष में आए, वो हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कि बहुतायत में खड़े जो लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से कल मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें जो राकेश टिकैत जी है, किसान नेता है, उनकी जो आरआर भारत न्यूज़ चैनल है उस पर बातचीत चली हुई थी। तो एक जो महिला रिपोर्टर है वो ये कह रही थी कि आप धरना दे रहे हैं, आप रोडों पर बैठ गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो धरना देने की बात है वो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए जब हमें नहीं मिलते हैं तो हम सड़कों पर बैठकर सरकार का विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैनल वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए। संविधान क्या कहता है सर इस आंदोलनों को लेकर? देखिए, संविधान ने ही हमें इस आंदोलन की स्वीकृति दी है। संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर हमें समागम और सम्मेलन बुलाने का निरायुध यानी कि बिना शांतिपूर्ण ढंग से करने का अधिकार मिला हुआ है, और वो भी साधारण और सिंपल उन अधिकारों में नहीं, फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है। वो हमारा मौलिक अधिकार है और आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये उसी के तहत एक संवैधानिक अधिकार के तहत मिला हुआ है। लेकिन उसमें जिस तरीके से सरकार इस आंदोलन का विरोध कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है, बाप और बेटे को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया है, इस तरीके का जो व्यवहार बनाया है, उसमें जो मीडिया के लोग घुस करके कुछ उनके चैनल जो उनके द्वारा तैयार किए वो चैनल हैं या फिर कह सकते हैं कि उनके प्रायोजित चैनल हैं, वे अंदर आकर के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जगह गलत है, वो जगह गलत है, यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों बैठे हो, ये रास्ता क्यों रोका, वो रास्ता क्यों रोका। अरे भाई, रास्ता रोका है तो मजबूरी में रोका है, शौक से नहीं रोका है। किसी भी आदमी को 2-2 महीने तक इस तरह से यहाँ पर पढ़ने का किसी को भी शौक नहीं है, या ये कोई मेला नहीं है, या कि ये कोई कह सकते हैं तो कोई उत्सव नहीं है। ये एक दर्द भरा जो है माहौल है। यहाँ पर लोगों के अंदर इस तरीके की टीस है कि हमारी ज़मीन अगर नहीं बचेगी तो हम खड़े किस पे होंगे, हम रहेंगे कहाँ, ये समस्या है हमारी, इसको लेकर के। लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो हर तरीके से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो मैं अभी देख रहा था कि जो बॉर्डरों पर जो बैरिकेड लगाए गए थे, जो रोका गया था किसान अंदर ना आए, अब सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को झुकती नजर आ रही है और प्रशासन को ये आदेश दिया गया, क्योंकि जेसीबी उधर चल रही है, जेसीबी सारे रोड को क्लियर
कर रही है सर, तो क्या सर? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस तरीके से सरकार नागपुर से इशारे पर नचाई जा रही है, तो यहाँ जैसे ही किसानों ने नाक को दबाया तो मुंह खुलना मजबूरी हो जाती है। जब नाक दबाओगे तो मुंह खुलता है। इसी तरीके से जब उनको लगा कि अब ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, लोग संविधान की बात करने लगे हैं, संविधान के ऊपर चर्चा करने लगे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो सामने नहीं आते। वो दुश्मन है, दुश्मन सामने नहीं आता है, वो आगे करता है। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगे किया, सुप्रीम कोर्ट को आगे करके उन्होंने स्टे की बात कही, फिर उन्होंने 4 मेंबरी कमेटी बनाई। 4 मेंबरी कमेटी में एक मेंबर ने जब इस्तीफा दे दिया तो उनका मामला फ्लॉप हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। उसके बाद में अब उन्होंने तोफ का मुंह जो है दिल्ली पुलिस की तरफ कर दिया। तो दिल्ली पुलिस के अंदर भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस के अंदर 90% कांस्टेबल से लगाकर हेड कांस्टेबल, एसआई और सब इंस्पेक्टर तक सारे किसानों के बेटे हैं। ठीक है, आईपीएस जो बैठ करके प्लान कर रहे हैं एसी रूम में, वो जरूर कोई उच्च वर्ण के हो सकते हैं, वे जरूर कोई ना कोई कॉर्पोरेटर के घरानों से हो सकते हैं, लेकिन जो आम सड़क पर डंडा लेके खड़ा है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीज है। इसलिए जरूर मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने तोफ का मुंह दिल्ली पुलिस की तरफ किया तो दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा जरूर हुई होगी कि अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से ऐसा करना चाहते हैं तो क्या हम पुलिस का ये मतलब है कि हम इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करें। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी बनी होगी जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को भी ये समझौता करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम आपको परमिशन देते हैं। तो ये यहाँ पर भी सरकार का एक माइनस पॉइंट है। और मैं ऐसा किसानों से आह्वान करता हूँ कि हम एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े और तीसरी सीढ़ी हम चढ़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे, 5वीं सीढ़ी भी चढ़ेंगे और हम लोग हैं जो मंजिल तक पहुंचेंगे। हमें दृढ़ विश्वास है, इसलिए हमें यहाँ पर दृढ़ होकर के रहना है। यही मेरी किसानों से अपील रहेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि सर हर बार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बात चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की अगर हम बात करें, जज खुद जो है जनता के बीच में आ गए थे, मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। फिर जनता विश्वास किस पर करे सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट की हम बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, महामहिम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट कहें किसको? बिल्डिंग को कहें या फिर भारतीय संविधान के अंदर बने कानूनों को कहें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जहाँ देश के अंदर सुप्रीम ठहराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला होता है उसे कानून बना दिया जाता है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान के ऊपर देश की जनता है। देश की जनता सर्वोपरि है, देश की जनता संविधान के ऊपर है। इसलिए संविधान के अंदर प्रियम्बल लिखते समय लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही संविधान बना रहे हैं। तो संविधान से ऊपर भारत की जनता हुई, जनता के नीचे संविधान हुआ, संविधान के नीचे राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति के नीचे पार्लियामेंट हुआ। क्योंकि कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति और मोहर के बिना वो लागू नहीं हो सकता। इसलिए पार्लियामेंट के ऊपर राष्ट्रपति है। और चूंकि संविधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है, जैसा कि कई बार पहले भी हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो पार्लियामेंट ने बदला, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट है। लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम बताया जा रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम सुप्रीम कोर्ट की कदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए उन बदमाश जजों की हम कतई कदर नहीं करते, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फैसले देते हैं, न्याय देने की बात नहीं करते। उनके पास न्याय नहीं है, सिर्फ फैसले हैं। वे सिर्फ फैसले देते हैं और फैसले भी अधिकांश फैसले इस जनाधार के खिलाफ देते हैं, जनता के खिलाफ देते हैं, संविधान के विरुद्ध में देते हैं और उन बदमाशों के हक में देते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का हम विरोध, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों का हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ इंसान हैं, कुछ मानव हैं जिनका भी जमीर जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज बनने के बाद में भी वे अपने आप को इंसान महसूस करते हैं, वे मानव समझते हैं और मानवता की बात करते हैं। उन जजेज ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वे जनता के हित में नहीं हो रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ताराराम जी, जो कि अपने चारों पांचों जो जितने भी जो पड़ाव है किसानों के, वहाँ पर जगह जगह पर समय समय पर जा रहे हैं। और आज ये खुद बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे थे, तो हमने इनसे खास बात की और इन्होंने साफ बताया कि किस तरह से जो किसानों के आंदोलन को किस तरह से खराब करने के लिए कई ऐसी घुसपैठ भी करने की बात कही जा रही है। मामले माननीय न्यायालय के बारे में भी इन्होंने बताया
जाएगा। और किस तरह से इन्होंने बता दिया है कि दृढ़ संकल्प किसानों के द्वारा कर लिया गया है, जब तक ये बिल वापस सरकार के द्वारा नहीं किए जाएंगे तो किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि अब सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर आई है, क्योंकि जो बैरिकेड लगाए गए थे वो प्रशासन कहीं ना कहीं हटा रहा है खुद जेसीबी से, उनके द्वारा रोका गया जो मार्ग है अब वो खोलने की तैयारी में है, क्योंकि उनको लग गया है कि किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं अपनी किरकिरी होते देखकर दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद को डाल दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहादुरगढ़ से मैं प्रदीप कुमार, नमस्कार।